इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन हो गया क्या कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसी के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें टर्म आया चार्ज, तो पहले हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो चार्ज क्या है? तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज आर एक्सपीरियंस्ड, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज प्रोड्यूस कैसे करेंगे? चार्ज प्रोड्यूस करने का कौन कौन सा मेथड है? तो चार्ज प्रोड्यूस करने का सबसे पहला मेथड होता है रबिंग। चार्ज प्रोड्यूस करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करेंगे तो एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। जैसे मान लो ए और बी दो मटेरियल है, ए के साथ बी को रब किया, तो जब एक के साथ दूसरे को रब कर रहे हैं मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी। तो इसमें से एक मटेरियल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कौन सा गेन करेगा वो डिपेंड करता है एक टर्म पे। उस टर्म को बुलाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन है क्या? किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मटेरियल पार्टिकल इज नॉन एज वर्क फंक्शन। ठीक है। जिस मटेरियल पार्टिकल्स का वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिसके वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ए और बी को रब किए तो ए पे आ गया प्लस चार्ज और बी पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वर्क फंक्शन बी के रिस्पेक्ट में कम है। समझने के लिए मान लो ए का वर्क फंक्शन है 10 जूल और बी का वर्क फंक्शन है 15 जूल, तो जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिसके वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना हुआ है, जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम पे आएंगे क्या होगा? वर्क फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब जो ऊपर है उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कम और जो नीचे है उसके वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा है। फर के साथ अगर ग्लास को रब किया जाए, फर के साथ अगर ग्लास को रब करते हैं तो फर तो ऊपर है, इसके वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होगा, ग्लास के वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। तो फर पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव। और ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? नेगेटिव। जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कम उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग नायलॉन के साथ कॉटन को रब करेंगे तो नायलॉन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉटन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये किस पे डिपेंड किया कि किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस? वर्क फंक्शन पे। जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कम उस पे पॉजिटिव, जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा उस पे। ये बात समझ में आ गया? तो पहला प्रोसेस जो रबिंग था, रबिंग प्रोसेस से क्या किए? जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया गया तो एक पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ और दूसरे पे माइनस चार्ज। अब अगर मान लो दोनों मटेरियल का मास सेम है, ए और बी दोनों का मास क्या है? सेम। मास ऑफ ए दोनों आइडेंटिकल है, मास ऑफ ए इक्वल है मास ऑफ बी। रब करने के बाद क्या हुआ? एक पे आ गया प्लस चार्ज और दूसरे पे आ गया माइनस चार्ज। ए पे पॉजिटिव आ गया और बी पे नेगेटिव आ गया। तो क्या रब करने के बाद दोनों का मास सेम रहेगा या चेंज कर जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया क्या हुआ? उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया दूसरे के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इसका मास डिक्रीज होगा। तो अब ए का जो मास होगा वो लेस होगा किससे? बी के मास से। मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी। समझ में आ गया? तो जब दो बॉडी को रब करेंगे तो एक पे प्लस आएगा दूसरे पे माइनस।
जिस पे प्लस चार्ज आएगा उसका मास डिक्रीज होगा, जिस पे माइनस चार्ज आएगा उसका मास इंक्रीज होगा। कितने से होगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जितना इलेक्ट्रॉन बी के पास आया उतना से उसके मास को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ये बात समझ में आ गया? तो रबिंग प्रोसेस से क्या हुआ? चार्ज डेवलप हो गया। दूसरा प्रोसेस जो होता है चार्ज डेवलप करने का वो होता है इंडक्शन। सेकेंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्शन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो है वो है इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा। जैसे मान लो ये है न्यूट्रल बॉडी, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड से खड़ा कर दिया। इसके नज़दीक में एक रॉड को लाए जिस रॉड पे नेगेटिवली चार्ज था। इस रॉड पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। ये जो स्फीयर है ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है? सेम। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो किसको ये अट्रैक्ट करेगा? इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन वो क्या चाहेगा? मिनिमाइज करना। तो प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये बॉडी अभी न्यूट्रल है कि चार्ज है? ये बॉडी अभी न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है। जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अभी भी क्या है? ये न्यूट्रल। उसके बाद वाले केस में क्या करते हैं? जब इसमें चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है ना। इस वाले को अर्थ कर दिए, एक कंडक्टर लगा के अर्थिंग कर दिए। अर्थ करेंगे तो अर्थिंग जहां पे भी होता है उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। ठीक है। और यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, माइनस। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर। हम लोग ये कन्वेंशन लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर टू लोअर। फ्लो इलेक्ट्रॉन किधर करता है? लोअर टू हायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से किधर? अर्थ की ओर। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? इस वाले केस में यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बच गया, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बच गया वो चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो पहले कौन सा चार्ज था? पहले क्या था? बॉडी न्यूट्रल। अब कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इसको इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए? क्या किए? इसके नजदीक लाए। तो नजदीक लाने पे इस पे जो चार्ज डेवलप किया वो किस पे डिपेंड किया? इस पे डिपेंड किया। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव होता तो कौन सा चार्ज डेवलप करता? नेगेटिव। तो बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट का चार्ज डेवलप किया। इस प्रोसेस को बुलाता है इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडक्शन प्रोसेस। तो समझ में आ गया इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? पहला था रबिंग प्रोसेस, दूसरा क्या है? इंडक्शन प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो है वो है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होगा कि मान लो ये न्यूट्रल रॉड था, न्यूट्रल स्फीयर है जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड से खड़ा कर दिए। जिस रॉड के पास नेगेटिव चार्ज था उसको डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में ले आए। इसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज था तो क्या होगा? कुछ चार्ज इस रॉड में भी ट्रांसफर हो जाएगा, इस स्फीयर में भी ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ चार्ज क्या हो गया? इस स्फीयर में भी ट्रांसफर हो गया।
ये बॉडी यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ न्यूट्रल बॉडी पे, ये कैसे हुआ, जब एक बॉडी को उससे कांटेक्ट में लाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कांटेक्ट प्रोसेस। तो चार्ज डेवलप करने का कितना प्रोसेस हुआ, 3 प्रोसेस, रबिंग और इंडक्शन, और तीसरा क्या है, कांटेक्ट प्रोसेस। समझ में आ गया? इसको नोट करना चाहता तो नोट करो। पॉज करना। अब देखो, इंडक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग पहले समझे कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या था, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज था किसी भी मटेरियल पार्टिकल्स का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है वो जाने। चार्ज प्रोड्यूस करने का 3 मेथड था, रबिंग प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के प्रॉपर्टीज को। पहला प्रॉपर्टी चार्ज का होता है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो डिस्क्रीट वैल्यू में होगा, मतलब होल नंबर में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इस तरह से होगा। कभी भी चार्ज का ट्रांसफर फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसी को बुलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के लिए एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है मैग्नीट्यूड है चार्ज का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो प्लस, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो माइनस। यहां पर n का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज होल नंबर में होगा, 1 2 3, इस तरह से, कभी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻21 कूलम, किसी भी बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻21 कूलम चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसको चेक करेंगे हम लोग इसका n का वैल्यू फाइंड करके। अगर n का वैल्यू होल नंबर में आ गया तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर n का वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो Q इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, n इंटू ई। n E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम लोग यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻21, n 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब n फाइंड करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया 10⁻⁻21 प्लस 19, कितना आ जाएगा वैल्यू, 10⁻⁻2, मतलब क्या हो गया, 1/100। 1/100 का मतलब 0.01। n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया कि नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक चेक करना है तुम लोग को, चेक करो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, ये पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करके बताइए कितना आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम है। Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, n इंटू ई। n का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻17, n का वैल्यू फाइंड करना है, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू -17 बाय
1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻17 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 10⁻2 ना। 10⁻2 का मतलब क्या हो गया जी? 100। पॉसिबल है कि नहीं है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम पॉसिबल है, जबकि 1.6 इंटू 10⁻⁻21 कूलम पॉसिबल नहीं था। कैसे चेक किए हम लोग? n के वैल्यू को फाइंड करके। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा तो पॉसिबल नहीं है, अगर n का वैल्यू होल नंबर में आएगा तो पॉसिबल है। ये बात समझ में आया? कोई डाउट है? इसी में एक क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम में फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है। 1 कूलम में फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना हो गया? 1। Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम, और Q इक्वल टू फार्मूला क्या ले लिया हम लोग? Ne। 1 हो गया, N का वैल्यू फाइंड करना है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल को हटाएगा तो 10 आएगा ना, यहाँ पे -19 आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर +19/16। यहाँ से एक जीरो ले लो, यहाँ से एक जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻18/16, ये हो गया 6.25। तो वैल्यू आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। समझ आया सबको? कोई डाउट है इसमें? इसको नोट कर लो। हो गया? अब देखो चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। पहला तो चार्ज आर क्वांटाइज्ड, दूसरा क्या होता है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, है ना। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। जैसे मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चार्ज दिया हुआ Q1 Q2 -Q3 प्लस Q4। तो इस पर टोटल चार्ज अगर फाइंड करना होगा तो टोटल चार्ज में क्या करेंगे? सारे चार्ज को हम लोग ऐड कर देंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4। तो टोटल चार्ज जो आ गया वो क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। पहला था चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, दूसरा क्या हो गया? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है। थर्ड है कि चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पर है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, उसका वैल्यू 2 कूलम है, तो मूव करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मास जो होता है, मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। याद होगा आइंस्टाइन का इक्वेशन। आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था? m = m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v²/c²। m0 को बुलाया था रेस्ट मास, और m जो है यहाँ पर वो क्या है? मूविंग मास। m मूविंग मास है और m0 क्या है? रेस्ट मास। जैसे जैसे वेलोसिटी को चेंज करेंगे मास भी क्या होगा? चेंज होगा। तो मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए बोला था चार्जेस आर इनवेरिएंट। ठीक है, क्योंकि चार्ज अगर रेस्ट में है तो जो मैग्नीट्यूड जब चार्ज रेस्ट में है, जो मैग्नीट्यूड उस समय है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा तब भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या था? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। दूसरा क्या था? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। थर्ड क्या है? चार्जेस आर इनवेरिएंट। उसके बाद नेक्स्ट है चार्जेस आर कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। जैसे मान लो अभी हम लोग पढ़े थे ना रबिंग प्रोसेस, एक मटेरियल ए था और दूसरा मटेरियल क्या था? बी। ये पूरा का पूरा सिस्टम पहले न्यूट्रल था कि नहीं?
इस पे कोई चार्ज नहीं था, पहले टोटल चार्ज 0 है। जब रब किए, रबिंग के बाद क्या हुआ, रबिंग के बाद एक सिस्टम पे आ गया, एक पे आ गया प्लस चार्ज और दूसरे वाले पे आ गया माइनस चार्ज। एक पे जितना प्लस आया दूसरे पे उतना ही माइनस आया। ओवरऑल ये चार्ज क्या हो गया, ये सिस्टम न्यूट्रल हुआ कि नहीं? तो पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी क्या हो गया, न्यूट्रल। तो चार्जेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट में टोटल चार्ज जितना होगा उतना ही चार्ज प्रोडक्ट में होगा। अगर रिएक्टेंट में 2 पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट में भी 2 पॉजिटिव होना चाहिए। रिएक्टेंट में 10 नेगेटिव है तो प्रोडक्ट में भी 10 नेगेटिव होगा। रिएक्टेंट अगर न्यूट्रल है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात समझ में आ गया? तो चार्जेस हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। कोई डाउट? सिमिलर चार्ज क्या करता है एक दूसरे को, रिपेल, और डिसिमिलर चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, एक टर्म है, ये बताओ कि 2 बॉडी चार्ज्ड है, उसका ट्रू टेस्ट क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन? मान लो 2 बॉडी तुमको दिए ए और बी, आप बोले कि ये दोनों चार्ज है, तो कौन सा टेस्ट बताएगा कि ये दोनों चार्ज है, अट्रैक्शन वाला टेस्ट कि रिपल्सन वाला टेस्ट? रिपल्सन वाला टेस्ट। क्यों? क्यों रिपल्सन वाला टेस्ट, अट्रैक्शन वाला क्यों नहीं? अट्रैक्शन में भी तो एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, फिर रिपल्सन क्यों? दोनों बॉडी, क्वेश्चन क्या है कि दोनों बॉडी चार्ज्ड है, इसका ट्रू टेस्ट क्या है, अट्रैक्शन क्यों नहीं? दोनों बॉडी चार्ज है, ठीक है, दोनों प्लस चार्ज हुआ तो रिपल्सन हो गया, चलो तुमने मान लिया। दोनों माइनस चार्ज हुआ तो रिपल्सन होगा। अगर एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तब भी तो अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी तो शो कर रहा है कि दोनों बॉडी चार्ज है, तो फिर रिपल्सन ही क्यों बोलेंगे ट्रू टेस्ट? क्या? तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो तब भी तो हो रहा है ना जी, दोनों बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं? तब भी तो हो रहा है, दोनों बॉडी चार्ज है, अट्रैक्शन हो रहा है, वो भी तो शो कर रहा है कि दोनों बॉडी में चार्ज है, और रिपल्सन भी शो कर रहा है दोनों बॉडी में चार्ज है। फिर हम लोग रिपल्सन क्यों बोलते हैं? अट्रैक्शन में 2 कंडीशन है चार्ज होने का, अट्रैक्शन का। 2 बॉडी अट्रैक्ट होगा उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, एक चार्ज हो और दूसरा न्यूट्रल हो। जैसे ए वाला पे मान लो कोई भी चार्ज है, ए वाला बॉडी चार्ज है, और दूसरा बी जो है इसको मान लिए न्यूट्रल, बी क्या है, न्यूट्रल। मान लो ए पे पॉजिटिव चार्ज है, ए पे कौन सा चार्ज दिए हम लोग, पॉजिटिव। ये न्यूट्रल बॉडी इसका नेगेटिव चार्ज के नजदीक आएगा कि नहीं आएगा? अब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, आएगा ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, अभी भी ये न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। ये इसके पॉजिटिव के नजदीक कौन है, माइनस वाला, इसके पॉजिटिव के नजदीक कौन है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं? ये प्लस प्लस वाला के बीच का सेपरेशन ज्यादा है, तो ओवरऑल ये क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये क्या है, न्यूट्रल। तो एक चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, वो भी क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी भी क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आता प्लस, यहाँ पे आता है माइनस, तभी अट्रैक्शन होता है। ये वाला बॉडी न्यूट्रल और ये वाला बॉडी क्या है, चार्ज। दूसरा केस कि एक बॉडी पे प्लस चार्ज ले लिए और दूसरे वाले बॉडी पे माइनस चार्ज ले लिए, इसके सरफेस पे माइनस चार्ज, इसके सरफेस पे प्लस चार्ज, अभी भी क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा कि नहीं? इस वाले पे माइनस चार्ज इसके सरफेस पे, तभी अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? तो अट्रैक्शन का 2 कंडीशन हो गया, क्या, या तो दोनों चार्ज होगा या एक चार्ज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 50-50 का आ गया ना। जबकि रिपल्सन का सिर्फ एक केस है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो रिपल्सन एक ही केस में होगा जब दोनों क्या हो, दोनों चार्ज हो। रिपल्सन तभी होगा जब दोनों क्या हो, चार्ज। लेकिन अट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है, एक चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसलिए बुलाता है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्वेश्चन आता भी है 1 मार्क्स में बोर्ड में कि वाई रिपल्सन, या
क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रीजन पूछेगा तो लिख देंगे कि अट्रैक्शन वाले केस में 50-50 चांसेस है, एक बॉडी चार्ज हो सकता है, दूसरा न्यूट्रल हो सकता है, या दोनों चार्ज हो सकता है। लेकिन रिपल्सन के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, दोनों चार्ज होगा। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद एक टर्म आता है कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स क्या बताया कि जब दो चार्ज पार्टिकल, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल को Q1 Q2 को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अगर चार्ज का नेचर सेम हुआ तो रिपल्सिव, चार्ज का नेचर अपोजिट हुआ तो अट्रैक्टिव। ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्ज के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर के डिस्टेंस का। दोनों को एक साथ लेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग या तो वैक्यूम में रखेंगे या तो एयर में रखेंगे, तो फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया, कांस्टेंट दिए K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस K का वैल्यू जो होगा यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिट करने का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी टर्म आया परमिट से। परमिट करने का मतलब अलाउ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को परमिट करना कि किसी भी मीडियम से वो कितना पास हो सके, ठीक है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसका जो वैल्यू होगा वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। अगर यही वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू किसका हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में हम लोग डायरेक्ट ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ये बात समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें। तो कूलम्ब्स क्या बताया कि जब दो चार्ज पार्टिकल को सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के डिस्टेंस का। तो F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। इसको जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट दिए, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए, ठीक है। जब मीडियम आ जाएगा तो मीडियम के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स का वो था 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन बोलते हैं। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम, इप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी था फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन R को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा एप्सिलॉन R का वैल्यू। एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होता है
इप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इप्सिलॉन आर को क्या क्या बोला जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इप्सिलॉन आर को के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इप्सिलॉन आर जाएगा, बहुत जगह के भी रहेगा। के का वैल्यू क्या हो गया? क्वेश्चन में दिया रहेगा के का वैल्यू, है ना। एयर के लिए क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू? 1। और वाटर के लिए? वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है 80 होता है ना। इसलिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जैसे मान लो सॉल्ट है NaCl, NaCl, Na पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Cl पे कौन सा चार्ज होता है? इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है कि नहीं? जैसे इसको वाटर में डालते हैं, वाटर में जैसे इसको मिक्स करेंगे, डिसॉल्व हो जाता है ना आयन में, Na+ और Cl- में, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, तभी नहीं डिसॉल्व होता है। क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K फॉर वाटर, K फॉर वाटर कितना होता है? 80 होता है। तो जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? 1/4πε0 इंटू 80, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, Q1 Q2/r²। तो जब ये वाला टर्म इंक्रीज होगा तो ये वाला टर्म क्या होगा? डिक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसका क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये आयन में ब्रेक हो जाता है। ये बात समझ में आ गया? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है समझ गया? रिलेटिव परमिटिविटी को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय permittivity of free space. It is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. समझ आ रहा सबको? अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे डिफाइन? देखो, फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इन मीडियम का, फोर्स इन मीडियम के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। और फोर्स इन एयर के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को एप्सिलॉन r को डिफाइन करना है फोर्स के रेस्पेक्ट में। तो एप्सिलॉन r को फोर्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2 में डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। मीडियम के लिए 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। ये Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन r टर्म ऊपर आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो परमिटिविटी का डिफिनेशन या रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन अगर हम लोग फोर्स के रेस्पेक्ट में बताएं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। और यहाँ पर इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ आया? सो नोट कर लो। देखो, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है क्या? कूलम ना। सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। कूलम, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सी से, है ना। चार्ज का सीजीएस यूनिट, तो दो टर्म यूज होता है सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में इसके लिए दो टर्म यूज होता है। एक को बुलाता है ईएसयू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक होता है आपका ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और दूसरा क्या होता है?
MU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कितना होता है? 1 कूलम इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में क्या लेते हैं हम लोग? स्टेट कूलम ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? AB कूलम। एक होता है स्टेट कूलम और एक होता है AB कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच स्टेट कूलम? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। यही होता है ना। और 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच AB कूलम? 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच AB कूलम? 1/10 AB कूलम। समझ में आ गया? तो 1 कूलम इज इक्वल टू, चार्ज का SI यूनिट हो गया कूलम। CGS में दो टर्म यूज होगा, एक होगा ESU जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, एक होता है EMU जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है AB कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 AB कूलम। ठीक है। अब देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे मान लो दो ठो चार्ज पार्टिकल है, दो ठो चार्ज पार्टिकल है, एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। यूनिट वेक्टर R12 इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा यूनिट वेक्टर R21 इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। R21 हो गया डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1, R12 क्या हो गया? डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। ठीक है। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये हो गया F21, मतलब 2 पे फोर्स लगा 1 के कारण। ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये होगा F12, 1 पे फोर्स लगेगा 2 के कारण। समझ आ रहा है? तो F12 का जो वैल्यू होगा, F12 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? K, Q1, Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, R स्क्वायर। F12 का डायरेक्शन इस और है, और इस और के लिए डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। इस और वाला डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर है? R21। कौन सा वेक्टर है? R21। यूनिट वेक्टर R21 हो गया, है ना। R12 और R21 दोनों है यूनिट वेक्टर, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि R12 इक्वल टू माइनस R21। समझ आ रहा है? अब देखो सेकेंड वाले केस में F21, सेकेंड वाला केस में F21 अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस बार डायरेक्शन जो है 2 से 1 की ओर है, 2 से 1, ये वाला 2 से 1। इसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है? 2 से 1 में 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण। इसका डायरेक्शन इस और है, मतलब R12। R12 किसके इक्वल है? माइनस R21। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर माइनस R12 को रिप्लेस कर देंगे R21 से, ये हो जाएगा माइनस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो F21 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21, K Q1 Q2 R स्क्वायर बाय R21। ये किसके इक्वल था? F12 के इक्वल था। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें? F21 इक्वल टू, इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर देंगे हम लोग F12 से, तो माइनस F12। इसका मतलब क्या हुआ? F12 इक्वल टू F21 विथ नेगेटिव साइन, मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
समझ में आया? ये वेक्टर फॉर्म में तब था जब चार्ज पार्टिकल्स ओरिजिन पे रखा हुआ था, एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन आ रहा है। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल हो गया सबका, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं इसमें? अगर चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं होता, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। देखो यहाँ पे Q1 वाला Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 वाला Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F21। Q2 वाला Q1 पे फोर्स लगाएगा F12। ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। ठीक है, A से B के लिए यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम लोग R12, जिसका डायरेक्शन ये है, और इधर के लिए डायरेक्शन क्या ले लें, R21। अब देखो हम लोग फाइंड कर रहे हैं F21, तो F21 जब फाइंड करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर AB। तो पहले हम लोग को AB डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB किसके इक्वल होगा, वेक्टर OB के इक्वल होगा। तो वेक्टर OA प्लस AB इक्वल होगा OB का। OA का वैल्यू क्या है, R1, AB का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, OB का वैल्यू क्या है, R2, OB है ना R2। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू आ गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब भी मैग्नीट्यूड लेंगे मोड, तो वेक्टर का साइन हटा देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड हो गया है ना। और जब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे R12, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर AB डिवाइडेड बाय, सॉरी, वेक्टर AB डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB। AB वेक्टर का वैल्यू क्या है, AB वेक्टर का वैल्यू क्या था, R2 माइनस R1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे R2 माइनस R1 के फॉर्म में। यहां तक कोई डाउट है? अब अगर हम लोग लिखते हैं F21, तो F21 इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस AB है, और AB का मैग्नीट्यूड क्या है, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, या पहले डिस्टेंस AB का स्क्वायर लिख दो, उसके बाद इसको लिखना, AB का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। तो F21 क्या आ गया आपका, K Q1 Q2 बाय AB, AB का मैग्नीट्यूड है आपका R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R12 का वैल्यू R2 माइनस R1 बाय R2 माइनस R1, हो जाएगा K Q1 Q2 बाय, यहाँ पर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 है, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? ये किसका वैल्यू लिखे हम लोग, F21 का। अब अगर हम लोग F12 नोट करेगा,
चलो देखो यहाँ पे, अब देखो हम लोग को फाइंड करना है F12 है ना, F12 इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा बी ए, ये वेक्टर ओ बी, दूसरा वेक्टर क्या हो गया बी ए, और ये उसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। तो अगर हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ओ बी ए, तो क्या लिखेंगे हम लोग ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना। ओ बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे R2, हम लोग को फाइंड करना है बी ए, ओ ए क्या है R1, तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसका अगर मोड लेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R2 माइनस R1 का मोड, या तो इस तरह से दिखा के ऐसे ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग F12 फाइंड किए थे उसी तरह से हम लोग F21 भी फाइंड करेंगे। अगर हम लोग R21 यूनिट वेक्टर ले तो क्या होगा वेक्टर बी ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, वेक्टर बी ए का वैल्यू है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं F12, F12 इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 बाय बी ए का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय बी ए का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था R2 माइनस R1 था, तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इनटू ये वाला क्या देखो तो मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, तो F12 क्या आ गया K Q1 Q2 इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब। F21 वाला में था R1 माइनस R2, F21 वाला में क्या आया R2 माइनस R1, ये बात समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। अब देखो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो सेम है, तीनों कॉर्नर पे जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। हम लोग को फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, इसका साइड ए इसका साइड ए, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है साइड सेम है, सी वाले चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, बी वाला सी वाले को क्या करेगा, बी वाला चार्ज सी वाले चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, नेचर सेम है, तो बी वाला जब सी को रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ए वाला क्या करेगा इसको इस डायरेक्शन रिपेल करेगा, ये हो गया एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। यहां तक समझ में आ रहा है, इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर होगा, ये एफ रिजल्टेंट हो गया, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, इस दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये 60 ये 60 ये 60, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। FCA का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है K Q इंटू क्यू
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करते हैं एफ सी बी तो क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर। क्या आ गया जी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट, सेम है। तो हम लोग ले सकते हैं एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी। अब हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स। क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पर ए और बी कौन है, ए और बी जो है फोर्स एफ सी ए है और क्या है एफ सी बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ सी ए का स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी cos 60 डिग्री। एफ सी और एफ सी बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग इसको किसी एक टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो एफ सी ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां पर एफ सी बी है उसको भी क्या लेंगे हम लोग, एफ सी ए लेंगे प्लस 2 एफ सी ए cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो एफ रिजल्टेंट जो आएगा अंडर रूट एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 एफ सी ए स्क्वायर होगा कि नहीं। रूट अंडर 3 एफ सी ए का मतलब क्या हो गया, रूट 3 एफ सी ए। एफ सी ए का वैल्यू कितना है, एफ सी ए का वैल्यू था के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर तीनों चार्ज का नेचर सेम था। अगर इसमें से दो चार्ज एक दूसरे का अपोजिट नेचर का हो, एक प्लस क्यू हो दूसरा माइनस क्यू हो, और तब बोला जाए कि पॉइंट सी पे बताओ फोर्स क्या होगा। यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव में दूसरा चार्ज नेगेटिव में और यहाँ चार्ज पॉजिटिव में है। सी पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू फाइंड करना, क्या होगा बताओ। इधर देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सी वाले पर ए वाला रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एफ सी ए बी वाला क्या करेगा अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होगा एफ सी बी। एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स इधर है, रिजल्टेंट किधर होगा बाबू, एक इधर है दूसरा इधर है, रिजल्टेंट किधर होगा, इस और होगा ना। तो इस दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा 60 होगा। क्या होगा, ये एंगल फाइंड करना, ये वाला एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना होगा 60। ये टोटल यहां से यहां कितना है 180 है, 180 में 60 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा 120 आएगा। तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 120 डिग्री। बाकी सब तो सेम है, एफ सी और एफ सी बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एंगल चेंज हो गया ना, दोनों चार्ज का नेचर चेंज किए, डायरेक्शन चेंज हो गया, एंगल का वैल्यू भी क्या आया डिफरेंट। एफ सी ए क्या आया था के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एफ सी बी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। रिजल्टेंट जब फाइंड करेंगे एफ सी और एफ सी बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सबको एफ सी ए के टर्म में लिख दे रहे हैं, एफ सी ए स्क्वायर 2 एफ सी ए कॉस कितना 120 डिग्री, और कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है -1/2। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट अंडर एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर -2
एफ सी ए स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, ये एफ सी ए स्क्वायर माइनस में, ये एफ सी ए स्क्वायर प्लस में, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एफ सी ए, और एफ सी ए का वैल्यू क्या था के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। समझ में आ गया? तो एक चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। समझ गया है? नोट करेगा, हटा दे इसको। यहाँ पे डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उस पर निकालना टोटल फोर्स, तुम लोग फाइंड करेगा। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट डी, फाइंड कीजिए जल्दी। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट डी, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट डी। देखो यहाँ पे हम लोग को फोर्स फाइंड करना है डी वाले पॉइंट पे ना, ए वाला भी डी पे फोर्स लगाएगा, ए वाला डी वाले को क्या करेगा रिप्लेस डिस्प्लेस करेगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स एफ डी ए। सी वाला डी वाले को क्या करेगा रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में एफ डी सी। इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और एक फोर्स ये भी लगा रहा है ना बी वाला, बी वाले भी लगा रहा है डी वाले पे फोर्स इसी, और इधर जो डायरेक्शन हो गया एक क्या हो गया एफ डी बी, एक हो गया एफ डी बी, और एक एफ डी ए और एफ डी सी का रिजल्टेंट, दोनों का डायरेक्शन क्या आया सेम आया। ठीक है, ये वाला साइड ए ये वाला साइड ए, तो ये वाला क्या होगा √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से। एफ डी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ डी सी जो होगा वो भी होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और यहाँ जो एफ डी बी है वो एफ डी बी होगा आपका के क्यू स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसका और इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या है एफ आर है, तो एफ आर जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर प्लस 2 डी ए एफ डी सी कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। ये आ गया फॉर्मूला एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर। एफ डी ए का जो वैल्यू है और एफ डी सी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, तो सबको एक टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये √2 एफ डी ए। तो एफ रिजल्टेंट जो आया वो आ गया √2, और एफ डी ए का जो वैल्यू आया वो आया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और दूसरा था आपका एफ डी बी, एफ डी बी जो आया वो क्या था के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। एफ डी बी और एफ आर दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ आर डबल डैश या एफ आर डैश इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी बी। एफ आर का वैल्यू है √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 प्लस 1, ये आ गया एफ आर डैश का वैल्यू। समझ आया सबको? कोई डाउट है इसमें?
तो किस तरह से फोर्स निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड करना होगा तो किस तरह से अप्लाई करना, समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। यहाँ से क्या हुआ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा √2, यहाँ पे बचा 1/2, तो √2 + 1/2 आ गया। समझ में आ गया? हो गया है? अब देखो यहाँ पर मान लो क्वेश्चन में दिया कि दो आइडेंटिकल बॉडी है ए और बी, ठीक है, और ए पे चार्ज दिया हुआ क्यू और बी न्यूट्रल है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, मतलब टच किए। तो जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होता है कि चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दोनों में चार्ज का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में जो चार्ज डेवलप करेगा क्यू डैश वो जाएगा, ए पे चार्ज कितना है क्यू, बी पे चार्ज क्या था 0 / 2, मतलब अब जो दोनों पे चार्ज आ जाएगा वो क्या जाएगा q/2। जैसे इसको सेपरेट करेंगे, ए पे चार्ज हो जाएगा q/2, बी पे भी चार्ज हो जाएगा q/2। समझ आया कि नहीं आया? दो बॉडी पे, एक पे q चार्ज था, एक पे 0 था, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, आइडेंटिकल बॉडी है, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो q डैश इक्वल टू q1 + q2, q2 का वैल्यू 0 था, 0 नहीं है, /2, तो क्या हो गया q/2। अगर मान लो एक पे चार्ज होता q1, एक पे चार्ज q1 होता और दूसरे पे चार्ज होता q2, इस पे चार्ज है q2, इस दोनों को कांटेक्ट में लाए, यहाँ पे जो चार्ज डेवलप करेगा दोनों पे, एक पे q1 है दूसरे पे q2 है, कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जब सेपरेट करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा q1 + q2/2, और बी पे क्या होगा q1 + q2/2, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर मान लो एक पे पॉजिटिव होता दूसरे पे नेगेटिव होता, तो जैसे मान लो ए पे है q1 और बी पे है -q2, फिर इस दोनों को कांटेक्ट में लाए, एक दूसरे के टच किए, यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा q डैश q1 + -q2 / 2, ये हो जाएगा q डैश इक्वल टू q1 - q2/2। ए पे भी q1 - q2/2 हो जाएगा, ए पे भी हो जाएगा q1 - q2/2, और बी पे भी हो जाएगा q1 - q2/2। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? हटा दे इसको। अब देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेगा। जैसे दे देगा कि दो बॉडी है ए और बी, दोनों जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है F। मान लो ए और बी, दो बॉडी है ए और बी, दोनों पे सेम चार्ज है Q और Q, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। समझना क्वेश्चन को, ए और बी दो चार्ज बॉडी है जिसपे सेम चार्ज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है R। ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है F, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है F है। मतलब यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो गया K Q × Q/r², ये हो गया K Q² / r²। अब क्या बोला कि एक और बी जहां पे था, पहले ए के कांटेक्ट में लाए सी को, सी भी आइडेंटिकल बॉडी है, सी को पहले किसके कांटेक्ट में लाए
ए के कांटेक्ट में, फिर यहाँ से हटा के किसके कांटेक्ट में ले गए, बी के कांटेक्ट में, और फिर रिमूव कर लिए। समझ में आया? सी को पहले किसके कांटेक्ट में लाए, ए, यहाँ से हटा के फिर किसके कांटेक्ट में लगे, बी, और उसके बाद उसको रिमूव कर दिए। तो अब बताना है ए और बी के बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ए और बी के बीच कितना फोर्स लगेगा, देखो कैसे फाइंड करेंगे। जब सी ए के कांटेक्ट में आया होगा, जब सी ए के कांटेक्ट में आया होगा, कौन कौन, सी और ए, तो दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सी और ए दूसरे कांटेक्ट में आया, ए पे चार्ज क्यू था, सी पे कोई चार्ज नहीं था, 0/2, कितना हो गया चार्ज, Q/2। तो अब जो सी के पास जो चार्ज है वो क्या है, Q/2, और ए के जो पास जो चार्ज है वो क्या है, Q/2। अब सी को किससे कांटेक्ट में लगे, बी के कांटेक्ट में लगे, तो यहां पर सी है और बी है। सी कितना चार्ज लेके आया है, Q/2, और बी के पास पहले से कितना चार्ज है, Q। तो अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। अब क्या होगा यहां पर, Q प्लस 2Q/2 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये, 3Q/4। तो अब C और B को जब सेपरेट किए तो C पे चार्ज आ गया कितना, 3Q/4, और B पे जो चार्ज आ गया वो कितना, 3Q/4, है ना यार। तो इस A के पास अब जो चार्ज बचा, अब यहाँ पे जो A और B है, A और B, अब A के पास चार्ज था क्या, Q/2, है ना A पे पास चार्ज, और B के पास कितना चार्ज आ गया, 3Q/4। यहाँ जो F डैश निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 इंटू जो डिस्टेंस था R², मतलब F डैश इक्वल टू K Q²/R² इंटू 3/8, ये होगा बाबू। और K Q²/R², K Q²/R² क्या था, F था, तो F डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3F/8। समझ आया सबको, कोई डाउट है, इसको नोट कर लीजिए।